मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिल गई परी। मिल गई परी व्यक्ति अपनी समझदारी व सूझबूझ के बल पर असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। ऐसा ही कुछ संदेश छिपा है हमारी इस कहानी में। आइए इसे ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। एक लकड़हारा अपनी पत्नी और नेत्रहीन माँ के साथ एक जंगल के पास झोपड़ी बनाकर रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी और वह काफी गरीब भी था, लेकिन फिर भी वह कभी भी किसी भी चीज के लिए भगवान से शिकायत नहीं करता था। वह लकड़ी काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा किया करता था। रोज की तरह एक दिन वह लकड़ी काटकर बाजार की ओर जा रहा था। उसके पास बहुत सी लकड़ियां थीं, इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक झाड़ी के पास से गुजरते हुए उसने एक घायल चिड़िया को देखा। उसको देखकर वह काफी दुखी हुआ और उसे हाथ में उठाकर देखने लगा कि वह जीवित है भी या नहीं। उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि चिड़िया की सांस अभी भी चल रही थी। वो भागता हुआ तालाब के पास गया और चिड़िया की चोंच में पानी की कुछ बूंदें डाली। लकड़हारे ने सोचा कि अगर उसने घायल चिड़िया को वहीं छोड़ दिया तो उसे कोई दूसरा जानवर खा जाएगा, इसलिए उसने उस चिड़िया को घर ले जाने का निर्णय लिया। घर ले जाकर उसने उस चिड़िया के बारे में अपनी माँ और पत्नी को बताया। दोनों उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हुई और उन्होंने उसे अपने साथ घर पर ही रखने का मन बना लिया। लकड़हारे ने रात भर जागकर उस घायल चिड़िया की देखभाल की। सुबह होते ही चिड़िया की मधुर आवाज सुनकर जब लकड़हारा जागा तो उसने देखा कि चिड़िया घर में नहीं है, लेकिन उसके चहकने की आवाज आ रही है। उसने अपनी पूरी झोपड़ी छान मारी, पर चिड़िया कहीं भी दिखाई न दी। वह घर के बाहर गया। अचानक उसने देखा कि उसके पैरों के पास चिड़िया है और उसका आकार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह देखकर लकड़हारा डर गया, लेकिन तभी वह चिड़िया एक परी बन गई। यह देखकर हैरान लकड़हारा कुछ बोल पाता उससे पहले ही परी बोली, मित्र, मेरा जीवन बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि मुझे देखकर तुम बहुत हैरान हो रहे हो, पर यह सच है कि मैं एक परी हूँ और इस दुनिया में एक चिड़िया बनकर घूमती हूँ। कल उड़ते समय अचानक एक बाज ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं घायल हो गई। तुमने आकर मेरे प्राणों की रक्षा की, इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मांग लो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई एक ही इच्छा पूरी करूँगी। यह सुनकर लकड़हारा कुछ देर सोचता रहा और परी से बोला, मुझे एक रात का समय सोचने के लिए दिया जाए। परी इस बात पर सहमत हो गई और लकड़हारा घर लौट आया। लौटकर उसने अपनी पत्नी और माँ को सारी बात कह सुनाई। यह सुनकर लकड़हारे की माँ बोली, बेटा, परी से कहो कि मेरा अंधापन दूर कर दे। पत्नी बोली, आप परी से हमारे लिए बच्चों का वरदान मांग लीजिए। लेकिन लकड़हारे के मन में कुछ और ही था। वो अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। अब तो एक के बजाय उसके पास 3-3 इच्छाएं थीं, लेकिन परी तो उसकी केवल किसी एक ही इच्छा को पूरी कर सकती थी। पूरी रात लकड़हारा इसी बारे में सोचता रहा। सुबह हुई तो उसे एक विचार सूझा। वो भागकर जंगल की ओर गया और उसने परी को पुकारा, परी, परी। परी तुरंत सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, बोलो मेरे प्यारे मित्र,
क्या इच्छा है तुम्हारी? लकड़हारे ने कहा। मेरी माँ की इच्छा है कि वो अपने पोते पोतियों को संपन्नता में खिलते हुए देखे। परी लकड़हारे की बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से काफी प्रसन्न हुई और उसने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। कुछ ही समय में लकड़हारा एक सफल व्यापारी बन गया और उसकी माँ अपने पोते पोतियों को खेलते देखकर खुशी से फूली नहीं समाती थी। नन्ही बतख। भले लोग अपनी बार बार की भलाई से बुरे लोगों को भी भला बनने की राह दिखाते हैं। ऐसे ही एक बुराई को अच्छाई में बदलने की इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और समझें। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी भी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वो खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है। तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चली गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी?
नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोग को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर नाचने लगी। परोपकारी पेड़। त्याग, परोपकार, प्रेम एवं उदारता मानव चरित्र के वे विशेष गुण हैं जिनके बल पर कोई भी व्यक्ति महान कहलाता है। आइए इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और इसमें छिपे संदेश को समझने का प्रयास करें। एक पेड़ था। वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता और उसके फूलों से माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं पर झूला झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुक्का छुपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया। लड़का बड़ा हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं। तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का पेड़ से सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया और बोला, मेरी शादी होने वाली है। मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ ने उत्तर दिया, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सब शाखाएं काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए। युवक अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरा तना काटकर उससे नाव बना लो। आदमी पेड़ का तना काट कर ले गया, लेकिन पेड़ अभी भी खुश था। अब केवल उसका ठूंठ ही बच गया था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के ठूंठ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था जो बचपन में उसके साथ खेला करता था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको। मेरी शाखाएं नहीं रहीं जिनसे कि तुम लटक सको। मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत। मेरे सब दांत गिर चुके हैं। मैं अब फल नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखों पर झूलने की नहीं रही। तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। पेड़ ने कहा, तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। अच्छी और बुरी आदतों में फर्क कर पाने की समझ हमें बड़ों की नसीहतों से ही प्राप्त होती है। आइए ऐसे ही एक नसीहत देती इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और समझें। किसी शहर में एक लड़का रहता था। नाम था सोहन।
लोगों को परेशान करना, उनकी नकल उतारना, रास्ते चलते हुए कुत्तों को पत्थर मारना, दूसरों के बगीचों को बिगाड़ना, ना जाने कितनी ही बुरी आदतें थीं उसमें। उसके मम्मी पापा उससे बहुत परेशान रहते थे। आए दिन स्कूल, आस पड़ोस से आने वाली सोहन की शिकायतें सुन सुनकर मम्मी पापा ने सोचा कि इस बार सोहन को गर्मी की छुट्टियों में 1 सप्ताह के लिए दादाजी के पास गांव भेज देंगे। और छुट्टियां होने पर उन्होंने वैसा ही किया। गांव पहुंचते ही सोहन की शैतानियां पहले से भी कहीं अधिक बढ़ गई। रोज गांव के लोग उसकी शिकायत लेकर दादाजी के पास पहुंच जाते। कभी सोहन किसी की पालतू बकरी को खोलकर खेतों में छोड़ देता, तो कभी खुद खेतों में बोई हुई फसल को उखाड़ने लगता। आस पड़ोस के लोगों के बाग बगीचों में जब भी वह कोई फूल खिलता देखता तो उसे तोड़ लेता। पालतू मवेशियों को परेशान कर लोगों की नकल उतारना और ना जाने क्या क्या। परेशान दादाजी एक दिन उसे अपने बगीचे में ले गए। वहां जाकर उन्होंने सोहन से कहा, बेटा, तुम्हें दूसरों के बगीचे व पौधों को उखाड़ना बहुत पसंद है ना? सोहन ने झट से उत्तर दिया, हाँ दादाजी, बड़ा मजा आता है। आप भी मेरे साथ तोड़ा कीजिए। दादाजी ने कहा, ठीक है। उन्होंने सोहन से एक छोटे पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। कहने की देर थी कि सोहन ने झट से उसे उखाड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद दादाजी ने एक और थोड़े बड़े पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। सोहन को मजा आने लगा। उसे खुलकर बिना रोक टोक शरारत करने का मौका जो मिल रहा था, सोहन ने झट से उसे भी खींचकर निकाल दिया। अब की बार दादाजी ने उसे बड़ी झाड़ी उखाड़ने को कहा। सोहन ने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया, लेकिन वह झाड़ी टस से मस नहीं हुई। काफी मशक्कत के बाद थक हार कर सोहन बोला, दादाजी, इसे उखाड़ना बहुत मुश्किल है। दादाजी को अपने शैतान पोते की इस बात पर हंसी आ गई और उन्होंने उससे पूछा, क्यों बेटा, इससे पहले वाले पौधे तो तुमने बड़ी आसानी से उखाड़ दिए थे, इस झाड़ी में क्या हुआ? सोहन बोला, दादाजी, वो बहुत कमजोर थे, उनकी जड़ें भी कमजोर थी, इसलिए एक ही झटके में उखड़ गए। पर ये झाड़ियाँ बहुत मजबूत हैं, पुरानी है, इनकी जड़ें भी मजबूत हो चुकी हैं। इन्हें उखाड़ना मेरे बस की बात नहीं है। सोहन की यह बात सुनकर दादाजी ने कहा, बेटा, बिल्कुल ऐसा हमारी आदतों के साथ भी होता है। बुरी आदतों को शुरुआत में छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर ये पुरानी होकर जड़ पकड़ लें तो इन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर यही आदतें हमारी पहचान बन जाती हैं। जैसे सामने वो हुक्का बुड़बुड़ाते बुजुर्ग, जिन्हें तुम हुक्के वाले बाबा कहते हो। हाँ दादाजी, मुझे उनका हुक्का पीना और धुआं फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ बेटा, जैसे तुम्हें उनकी ये आदत पसंद नहीं और तुमने उनकी पहचान को उनकी बुरी आदत से जोड़ दिया, वैसे ही क्या तुम भी बड़े होकर दूसरों को बेवजह परेशान करने वाले, उनके पौधे उखाड़ने वाले शैतान सोहन कहलाना चाहते हो? अभी सही समय है, अपनी इन आदतों को छोड़ दो, वरना ये तुम्हारी पहचान बन जाएंगी। सोहन दादाजी की बातों में छिपी नसीहत को अच्छी तरह समझ चुका था। उस पर दादाजी की इस सीख का गहरा प्रभाव पड़ा। वापस घर लौटने के बाद वह एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा। उसकी शैतानियां अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। उसके इस बदले स्वभाव से न केवल उसके मम्मी पापा बल्कि आस पड़ोस और स्कूल के अध्यापक भी बहुत खुश थे। एक बार अकबर ने कठिन चुनौती का ऐलान करते हुए कहा कि जो व्यक्ति रात भर नदी के ठंडे पानी में गर्दन तक डूबकर खड़ा रहेगा, उसे सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। सर्दियों में ऐसा कर पाने की चुनौती कठिन थी, फिर भी एक गरीब पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए धन जोड़ने की इच्छा से इस कठिन चुनौती के लिए तैयार हो गया और राजा के सामने उपस्थित हुआ। महाराज, मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। ठीक है, यदि तुम इस चुनौती को पूरा करने में सफल हुए तो तुम्हें इनाम अवश्य दिया जाएगा।
रात भर यदि नदी के ठंडे पानी में खड़े रहकर मैं महाराज की शर्त पूरी कर सका तो बेटी का विवाह आराम से कर सकूंगा। अगले दिन दरबार में। महाराज, मैंने चुनौती पूरी कर ली है। तुम रात भर ठंडे पानी में कैसे खड़े रह पाए? महाराज, महल के झरोकों में जलते दीपक देखकर। महल के दीपक की गर्मी से तुम रात भर पानी में खड़े रहे तो तुम इस इनाम के हकदार नहीं हो। सोचा था बेटी का विवाह अब आराम से हो जाएगा, पर अब कैसे होगा? कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगले ही दिन अकबर बीरबल शिकार खेलने गए। बीरबल, जोरों की भूख लगी है। महाराज, अभी खिचड़ी तैयार करता हूँ। महाराज, धैर्य रखिए, खिचड़ी पक जाएगी। बीरबल, इतनी ऊपर बंधी हांडी को आग की गर्मी कैसे मिलेगी? दोपहर से शाम हो गई बीरबल, ऐसे तो बन चुकी तुम्हारी खिचड़ी। हांडी को नीचे क्यों नहीं करते? ऐसे ये खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। महाराज, आप व्यर्थ ही अधीर हो रहे हैं। खिचड़ी पक जाएगी कुछ ही देर में। बीरबल, क्या जिद पकड़े बैठे हो? हांडी को आग के पास किए बिना इसे आग की गर्मी कैसे मिलेगी? महाराज, यदि महल के झरोके में जल रहे दीपक से उस गरीब पिता को गर्मी मिल सकती है, तो क्या इतनी सी दूर पर लगी हांडी को आग की गर्मी नहीं मिल सकती? बीरबल, मैं तुम्हारी चतुराई और अपनी भूल समझ गया और कल उस गरीब पिता को उसका इनाम अवश्य दिया जाएगा। जी महाराज, आपकी आज्ञा से कल उसे दरबार में बुला लिया जाएगा। अगले दिन दरबार में। ये है तुम्हारा इनाम, तुम इसके सच्चे हकदार हो। अब मैं अपनी बेटी का विवाह आराम से कर सकूंगा। महाराज की जय हो। तेनालीराम राजा कृष्णदेव के बहुत निकट थे। राजा और तेनालीराम की निकटता से कुछ दरबारी बहुत ईर्ष्या करते थे। एक बार उन दरबारियों ने मिलकर तेनालीराम को राजा के सामने अपमानित करने की योजना बनाई। दरबारी जानते थे कि किसी के भी कारण प्रजा को हानि होती है तो राजा क्रोधित होते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इस योजना में एक फल वाले को शामिल कर लिया। फल वाले को सारी योजना समझाकर उसे तेनालीराम के घर के पास ठेला लगाने को तैयार कर लिया। एक शाम तेनालीराम ने घर के पास फल वाले को देखकर उससे फलों का दाम पूछा। योजना के अनुसार फल वाले ने कह दिया, आपके लिए फलों का दाम कुछ नहीं है। तेनालीराम के बार बार पूछने पर भी वह अपनी बात पर अडिग रहा। जब तेनालीराम फल लेकर घर जाने लगे तो वह आवाज लगाकर बोला, मेरे फलों के दाम तो देते जाइए। तेनालीराम हैरान हुए पर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। तेनालीराम बोले, भैया, अभी तो आप कह रहे थे कि फलों का दाम कुछ नहीं है और अब आप दाम मांग रहे हैं। बात कुछ समझ नहीं आई। फल वाला बोला, मेरे फल मुफ्त नहीं हैं, इनका दाम कुछ नहीं है। यदि आपने दाम नहीं दिए तो मैं महाराज से आपकी शिकायत कर दूंगा। अब तेनालीराम समझ गए कि अवश्य ही इसमें कोई षड्यंत्र है। बिना कुछ बोले वे अपने घर चले गए। अगले दिन फलवाले ने सारी घटना राजा को बता दी और राजा ने तेनालीराम को दरबार में हाजिर होने का आदेश दे दिया। तेनालीराम तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, इसलिए रत्न जड़ित एक संदूक साथ लेकर आए थे। अगले दिन दरबार में राजा का आदेश मिलते ही फलवाले ने तेनालीराम के सामने सारी बात दोहरा दी। जैसे ही फलवाले ने अपनी बात पूरी की, तेनालीराम ने फलवाले से कहा, क्षमा करे, कल मेरे पास आपके फलों का उचित दाम नहीं था, इसलिए दाम नहीं दे सका। आज दाम लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने रत्न जड़ित संदूक फलवाले को दे दिया। संदूक हाथ में आते ही फलवाले की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी, आराम से घर बैठकर खाऊंगा। अभी वह ये सब सोच ही रहा था कि तेनालीराम की आवाज उसके कानों में पड़ी। भैया, आप अपना दाम ले लो और संदूक वापस दे दो। फल वाले ने जैसे ही संदूक खोला तो देखा संदूक तो खाली था। वह तपाक से बोला, इसमें तो कुछ नहीं है। तेनालीराम बड़ी विनम्रता से बोले, तो भाई अपना कुछ नहीं, ले लो, यही दाम बताया था ना तुमने, कुछ नहीं। राजा मन ही मन तेनालीराम की चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे।
फल वाले और दरबारियों की हालत देखने लायक थी। राजा ने तेनालीराम को उसकी चतुराई के लिए स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया। मंत्री जी, सुना है शहरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है। जी महाराज, आजकल शहर शहर में स्वच्छता अभियान चल रहा है। जिसे देखो वही स्वच्छता की बात करता नजर आता है। किंतु ऐसा क्या हो गया है, सब लोग सफाई की बात कर रहे हैं? महाराज, जब से टीवी और रेडियो पर लोगों को सफाई और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया है, तब से लोगों को यह बात समझ आ गई है कि स्वस्थ रहकर ही जीवन का आनंद लिया जा सकता है और इसके लिए उन्हें अपने आसपास सफाई रखनी होगी, नहीं तो वे बीमार रहकर जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे। अच्छा, पर हमने तो आज तक जंगल में स्वच्छता के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमने तो अपने प्रजा से कभी भी सफाई की बात नहीं की, कभी उनके सुख दुख के बारे में नहीं सोचा। मंत्री जी, आपने कभी हमें बताया ही नहीं। हम समझते हैं कि इसमें जितना हमारा दोष है उतना ही दोष आपका भी है। जी महाराज, हम दोष स्वीकार करते हैं। बताइए, हमारी क्या सजा है? आपकी सजा यह है कि आप प्रजा को सूचित कीजिए कि हम उनसे विशेष विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आप इसकी सारी व्यवस्था शीघ्र करें। महाराज, हम सर्वदा के लिए सहर्ष तैयार हैं। जल्दी ही सारी व्यवस्था करके प्रजा को सूचित करते हैं। सुनो सुनो सुनो, वनराज की आज्ञा से सबको सूचना दी जाती है। महाराज अपनी प्रजा से विशेष विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि वनराज सबसे अपने मन की बात करना चाहते हैं, इसीलिए हम सबको यहाँ बुलाया गया है। अब वनराज आपसे बात करेंगे। मेरे पशु पक्षी मित्रों, सारी प्रजा को अपने सामने देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह पहला अवसर है कि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज आपसे मन की बात करना चाहता हूँ। आजकल लोग शहर शहर सफाई की ही बात कर रहे हैं। मैंने सुना है कि सफाई से मन प्रसन्न और तन स्वस्थ रहता है। जब तन मन प्रसन्न और स्वस्थ हो तभी जीवन का आनंद मिलता है। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम सब भी मिलकर जंगल में सफाई स्वच्छता अभियान शुरू करें और जीवन का खूब आनंद लें। आप सब क्या कहते हैं? हाँ महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो व्यर्थ ही डर रहे थे कि ना जाने आपने क्या कहने के लिए बुलाया है। अब यह भी बता दीजिए कि किसको क्या करना है। मंत्री गजराज, आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी बताएंगे। सबको पूरी ईमानदारी से अपना काम करना है। मंत्री जी सबके काम पर पूरी नजर रखेंगे। सबसे अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार भी दिया जाएगा। मित्रों, हमने पूरे वन को 4 भागों में बांट दिया है। पहले भाग की सफाई सब हिरन मिलकर करेंगे, दूसरे भाग की सियार, तीसरे भाग की बंदर और चौथे भाग को साफ रखने की जिम्मेदारी हाथियों की है। वन में जगह जगह कूड़ेदान लगाने की जिम्मेदारी कोयलों और चिड़ियों की है। चूहों की जिम्मेदारी है कि वो गड्ढे खोदकर सारा कचरा मिट्टी में दबाएं ताकि उसकी खाद बन सके और सफाई भी रहे। वन के चारों भागों में जहां भी सहायता की जरूरत होगी वहां तोते, मोर, कौवे, तितलियां, मधुमक्खियां, कबूतर और मुर्गे सबकी सहायता करेंगे। 2 दिनों में सबको पूरे जंगल को इस प्रकार साफ करना है कि कहीं भी गंदगी ना रहे। 2 दिन बाद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ये सुनकर प्रजा तालियां बजाने लगी। सब उत्साह से सफाई के काम में लग गए। देखते ही देखते 2 दिन में पूरा जंगल साफ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सब किसी दूसरे सुंदर जंगल में आ गए हों। मेरे पशु पक्षी मित्रों, आप सबकी मेहनत से सारा जंगल साफ होकर जगमगा रहा है। दूर दूर तक गंदगी का नामो निशान नहीं है। शहर के लोग ठीक ही कहते हैं कि सफाई से मन प्रसन्न रहता है। मेरा तो मन खिल उठा। हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम इसी तरह मिलजुल कर सफाई रखेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। रही पुरस्कार की बात, तो आपने खूब मेहनत की है,
इसलिए आप सबको मेरी तरफ से आज रात दावत दी जाती है। सब दावत में आए, पर ध्यान रहे कि दावत में गंदगी ना फैलाएं। पुरस्कार की दावत पाकर सब खुश थे।